नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? अनुमान है कि आप सब अच्छे होंगे, ठंडा में बचे होंगे और अपनी पढ़ाई-लिखाई जारी होगा। खैर आप लोग का ये इंतज़ार है कि ये इसका रिज़ल्ट कब आवे, जांच स्वास्थ्य समिति बिहार यानी एएनएम का रिज़ल्ट कब आवे, जो कि 5006 सीट है, इसके रिज़ल्ट की इंतज़ार आप लोग का होगा। दिन गुज़र रहा है, गुज़रते के समय सब कुछ इम्प्रूव हो रहा है। रिज़ल्ट जल्द ही आ जाएँगे, जो कि लिंक एक्टिवेट इसके बारे में कुछ चर्चा चल चुका है। आज जो चर्चा चलने वाले हैं, ठीक है, वो है आपको कि अगर कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसके कारण आप लोग का बैटिंग में बैठा सकता है या आपको एग्ज़िट कर सकता है। आपकी छोटा-सा गलती, बहुत सारे लोग होते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने के बावजूद भी पिछले बार माने कि गलतियाँ त्रुटियाँ गलती है और इसी कारण बाहर हो जाते हैं। उसी पे आज चर्चा करते हैं कि कौन-सी गलती आपको नहीं करनी है, ठीक है? जो गलती अगर है, उसे अभी सुधार लीजिए। तो उन गलतियों को स्टार्ट करते उससे पहले जो भी मेरे इस वीडियो पे चैनल पे जो है आए हैं नए, वो सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करिए। तो जो भी हैं नए, चैनल को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफ़िकेशन आपके पास अब पहुँच जाए। तो स्टार्ट करते हैं। क्योंकि ये वैकेंसी आपको ये तो नोटिफ़िकेशन ये है। अब देखने वाली बात है कि अपनी गलतियाँ क्या करता है। तो सबसे पहले वो गलती लेते हैं जो अक्सर सबसे पहले वो करते हैं। बिहार के बाहर वाले स्टूडेंट के लिए ज़रा सुन लीजिए, ठीक है? अभी मैं बात करूँगा जो बिहार के अंदर है उनके पास क्या गलतियाँ होने की संभावना है और अभी बिहार के जो अंदर है, बिहार के बाहर वाले हैं, उनके लिए क्या गलतियाँ हैं। जो आपको जब फॉर्म भर रहे होंगे, उस समय आपको क्या दिया था, एक ऑप्शन दिया था, है ना? ऑप्शन नंबर आपको ये 5 है। चलिए ठीक है, इसी पे बात करते हैं सबसे पहले। ये ऑप्शन नंबर अब 5 इस पे चर्चा करते हैं। क्या ये है क्या कि जो बिहार के बाहर हैं, उनके पास अगर बीएनआरसी से आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है या आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं है या आप इससे कंसल्टेंट नहीं है, तो वो क्या था, बोला था कि शपथ पत्र के साथ आप 100 रुपया के नोटरी पे आप रजिस्टर्ड करके सत्यापन करके आप अपलोड कर दीजिए। चलो ये तो फॉर्म भरने की बात था, ठीक है? ये मुद्दा अब आगे देखते हैं कि अब इसमें क्या करना है। जो वैसे अभ्यर्थी जो अन्य राज्य से निबंधित हैं, माने कि बिहार के नहीं है, बिहार के बाहर है, यूपी, झारखंड और अदर स्टेट से भी फॉर्म भरते हैं बिहार में, वो ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परंतु उन्हें बिहार परिचारिका निबंधन परिषद बीएनआरसी पटना से निबंधित होना अनिवार्य है। उक्त परिषद से निबंधित नहीं होने के स्थिति में उपलब्ध निबंधन प्रमाण पत्र बिहार राज्य से बाहर के साथ इस आस्पेक्ट शपथ पत्र 100 रुपया का जो है गैर न्यायिक स्टैम्प पेपर पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। ये तो आप कर दिए होंगे, यहाँ तक कर दिए होंगे। अब यहाँ के बाद अब आप मान लेते हैं कि बिहार के बाहर वाले को हमारे कमेंट में जो भी है उनके पास मार्क्स अच्छे हैं, 54 है, 52 है, 48 है, ये सब नंबर इतना लाए हैं, लेकिन जो भी बिहार के बाहर 40 प्लस वाले ही कमेंट में हमारे किए थे, ठीक है? तो बिहार के बाहर अब अगर ये पेपर आपके पास नहीं है तो आप अगर 60 में 60 भी लाए हैं तो बिहार सरकार आपको कोई सुनवाई नहीं करेगा, आप सीधे आपको एग्जिट कर देगा। वे प्रमाण पत्र सत्यापन काउंसिल के समय बिहार परिचारक निबंधन बीएनआरसी पटना से निबंधित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, ठीक है? उक्त निबंधन पत्र को अनु अनुपलब्ध की स्थिति में माने अनुपलब्धता की अनुस्थिति में अगर आपके पास नहीं है स्थिति में तब अभ्यर्थी करने का निर्णय लिया जा सकता है, ठीक है? जो बीएनआरसी से जो काउंसिल साहब जो कह रहा है कि अगर आपके पास नहीं है, ठीक, तो आपको क्या करेगा, आपका रजिस्ट्रेशन या कैंडिडेटरिया जो कि कैंसिल कर देगा और कैंसिल करने के साथ ही आपको बाहर का रास्ता दिखा देगा। आपके पास मार्क्स चाहे जितना भी हो, चाहे आपको एक्सपीरियंस क्यों ना हो, वो कुछ नहीं सुनेगा। ये बिहार के बाहर के जो लोग हैं, सुन रहे समझ रहे, इन चीजें आप गलती नहीं करें, कदापि नहीं गलती करें। अब बिहार के बाहर वाले जो लोग वो आइए, ठीक है, जो ये आप देख रहे हैं कि एक कोविड के बारे में जो कह रहा है
ठीक है, कि कोविड, बात करते हैं कोविड वाला पे, कि ये आपको जो 20 नंबर का जो आप एक्स्ट्रा पे आप दावा जो किए हैं कि हमारा 20 नंबर मिलना चाहिए, ठीक है, उस पे बात करते हैं, ये कोविड वाला पे। अब यहाँ पे ये एक पॉइंट पे आ जाइए कि अगर आप भी इसमें कुछ त्रुटियां की है तो फिर आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। क्या है जो देखिए, कोविड वायरस के रोकथाम की, यानी कि 2019-20 की बात है कि अगर आपने आकस्मिक, ठीक है, आकस्मिक टाइम में सरकार को आपने मदद की होगी, स्थिति व्यवस्था के तहत पूर्णतः अवैध रूप से रखे गए एएनएम के पद पर कार्य अनुभव के लिए प्रति वर्ष 5, अधिकतम 20, इसमें जो दिया हुआ, किसी वर्ष के अंश के लिए कार्य दिवस की संख्या में 5 से गुना करके उसके पश्चात 365 से भागा दे देंगे, और जो आपको मार्क्स आएगा उसी में से आपको 20 नंबर आपको काट के दिया जाए, जोड़ दिया जाएगा। अब ये कहता है क्या कि अगर आपने ये चीज आपने सर्विस या सिलेक्शन या किसी भी तरह के कोविड में अगर प्राइवेट में, कहीं भी प्राइवेट में अगर दिए हैं, उसकी वैलिड 0 है, आपको उसकी कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले, उसकी कोई मान्यता नहीं, उसके यहाँ कोई जिक्र ही नहीं प्राइवेट वाले। अब सरकारी वाले हुआ क्या था कि जब कोविड के टाइम में हर जिला अस्पताल में क्या हुआ था, कोविड के लिए अलग अलग बेंचमार्क बेंच लगा के अलग अलग ज्वाइनिंग करवाया था। कहीं 14 सीट के लिए, कहीं 15 सीट के लिए, कहीं 16 सीट के लिए, कहीं 17 सीट के लिए, 20 सीट के लिए, ऐसे ही। उस समय सिर्फ एएनएम का भी हुआ, एएनएम का हुआ था, ये बहुत ज्यादा रूप में था। उसमें उसी समय जीएनएम को भी किया गया था, उसी समय आपको डाटा एंट्री का भी किया गया था, उसकी संख्या 8,000 था, और लगभग आपको ये 12,000 था, ये भी 8 और 10,000 के बीच में था। ठीक है, ऐसे ही उसमें दिया गया था, क्योंकि आकस्मिक था। कुछ समय के लिए लोग बहुत कह रहे थे कि कोविड में है, कोविड खत्म हो जाओ तो बाहर कर देगा, बाहर हुए नहीं हुए या कार्यरत हैं उसी पद पे है, ये तो मुद्दा की बात है, ये तो मैंने अभी यहाँ से आउट कट है। तो चलते पहले एएनएम वाले में। तभी से यानी कि 2000 से और आज 2006, यानी कि 5 साल आपने काम किया, ठीक है, तो 1 साल का है जो कि आपको 5 साल आपने काम किया तो लगभग आपको 20 मार्क्स मिलना चाहिए। लेकिन बीच में जो छोड़ दिए या फिर कुछ और हुए तो उसको है जो कि इसी के अनुसार ये जो आपको क्या करेगा, 5 से मल्टीप्लाई करेगा, 365 से भागा देगा, उसमें से आपको जो मार्क्स आएगा वो 20 में से आपको काट के दिया जाएगा, कितना ईयर हुआ उसी ईयर में से आपको इसका 5 से मल्टीप्लाई कर ही दिया तो आपको मार्क्स मिला। ठीक है, ये आपको मार्क्स बढ़ा देता है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है कि ये जो भी है वो जिला वाला, ठीक है, जो आपको जो भर्ती कौन क्या था उसमें, तो जिला वाला, जो भी जिला वाला हॉस्पिटल है, सदर हॉस्पिटल, जो सदर हॉस्पिटल में या आप जो छोटे मोटे अलग अलग जगहों पे उस तरह का वैकेंसी अगर निकला था तो उस समय आपको ज्वाइनिंग हुआ, उसी समय का वेटेज देगा। बाकी किसी भी शर्त में आपको कोई वेटेज नहीं देने जा रहा है, वो सिर्फ कोविड के नाम पे अगर आपने काम किया है तो उसके स्पेशल क्या आपका ज्वाइनिंग जो हुआ था उसी लेटर को आपको शो भी करना है, या उसमें से जहां आप ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो वो आपको सिविल सर्जन है वो आपको पत्र पे एक लेटर पे लिख के अपना वो सिग्नेचर और मोहर मार के दिया दिया हुआ कि आप इतने साल से आप मैंने कि मेरे यहाँ कार्यरत है, वो आपको ज्वाइनिंग शो करेगा, ज्वाइनिंग टाइम से ही वो अपना दिखाएगा। खैर वो आप बना लिए होंगे क्योंकि तभी दावा किए होंगे जब वो अपलोड करे हैं, नहीं अगर अपलोड करिएगा तो वो दावा आपको नहीं है, फिर आप वेरिफिकेशन का टाइम आप कुछ भी दिखा दीजिए वो नहीं आपको मानेगा, वो खत्म कर देगा। तो जैसे ही क्लेम करने के लिए अगर आता है, सपोज डेट आपने फॉर्म भरने के टाइम में आपने वो नहीं डाला होगा, है ना, किसी भी तरह का आपको लेटर वोटर छूट गया हो या फिर आप नहीं कर पाए, कोई संकोच या फिर आप नहीं हो या बीमार हो या किसी भी तरह, तो अभी भी आपको अपलोड करने का टाइम देगा। ठीक है, अपलोड करने का टाइम देगा। और नहीं अब अगर नहीं बना है तो अभी आप बना लीजिए। अगर आप ज्वाइनिंग किए हैं तो ज्वाइनिंग जहां भी वर्कर है या फिर जो छोड़ दिए हैं तो ज्वाइनिंग लेटर होगा आपके पास, ज्वाइनिंग लेटर लेके जाइए, सिविल सर्जन से करवा लीजिए। और कुछ तो कम से कम अगर 1 साल भी किए होंगे तो आपको 5 नंबर तो बहुत होता है। ज्वाइनिंग लेने के लिए 1 नंबर काफी है गुरु, 1 नंबर काफी है। आपको 5 नंबर यहाँ मिल रहा है, ठीक है, तो 5 नंबर मिल रहा है, चलो ठीक है, 2 नंबर ही देगा, एक 3 नंबर ही देगा, कुछ तो नंबर देगा आपको, कुछ 100 कैंडिडेट से आगे तो लेके जाएगा। होना ना होना की बात, लेकिन ये एफर्ट आप लगाइए अगर ऐसा आप सुविधा दिए हैं तो।
पर ये सरकारी वाला में ही कीजिएगा, और जिला अस्पताल में जो हुआ था कार्यक्रम ज्वाइनिंग या उसमें सिलेक्शन हुआ था उसी समय। प्राइवेट में या किसी तरह से छोटे मोटे या फिर वो एक होता है आउटसोर्सिंग होता है, तभी आता है क्या आउटसोर्सिंग, ठीक है। आउटसोर्सिंग वाले होते हैं जो कंपनी वाले ज्वाइनिंग कराते हैं एएनएम, इनका कोई वैल्यू नहीं, चाहे आप काम कहीं भी कर रहे हो। ऐसा बहुत सारे एएनएम है, ऐसा बहुत सारे एएनएम है जो कि आउटसोर्सिंग पे काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसका कोई वेटेज आपको नहीं देगा, कोई मार्क्स नहीं देगा। तो ये सब आपको आउटसोर्सिंग या कंपनी बेस पे अगर काम कर रहे हैं तो उसके पीछे आप दौड़िए मत, ठीक है। जो डायरेक्ट जिला वाला, जिला अस्पताल खुद निकाला था वैकेंसी, और उस पे जो कि डायरेक्ट इंटरव्यू लेके वो ज्वाइनिंग किया था, उसमें कोई एग्जाम नहीं हुआ था, डायरेक्ट इंटरव्यू डायरेक्ट ज्वाइनिंग किया था। तो वैसे वाले को ही यहाँ पे बेनिफिट है, बाकी का नहीं बेनिफिट है। अब यहाँ पे हो गया, ये कोविड वाले हो गए, ये भी हो गया। अगर नहीं किए होंगे तो कर लीजिए सुधार। अब नेक्स्ट आपको एक चीज और यहाँ पे आपको दे दिया है खास क्या, कि देखिए क्या दिया हुआ है। बिहार के जो अंदर है वो ये मिस्टेक नहीं करे, क्या जाति सबको चाहिए जो आप क्लेम किए हैं। अब जाति जो है वो किनके बेस पे होगा, आपको आरक्षण जो मिलेगा, रिजर्वेशन जो मिलेगा, आप अपने फाइट पे करिएगा, वो कौन सा बेस होना चाहिए, बेस पूछता है। तो बेस यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि ये बिहार के पत्रांक संख्या 12-12-3 दिनांक 23 इसके आलोक में कहा कि विवाहित महिला के पक्ष में आय और परिसंपत्ति प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पिता के साथ रहने की स्थिति में उसके पति के अस्थायी निवास अंचल से निर्गत होगा, ठीक है। पति के अस्थायी अंचल से होगा, परंतु इस विवाहित महिला को अपना पति के अस्थायी निवास के आधार पर निर्गत आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिससे स्पष्ट है कि विवेचित विवाहित महिला बिहार राज्य के मूल निवासी के संदर्भ में। और आगे आपको जो कहा गया है वो बता रहे हैं कि आगे इसके क्या आपको मेन पॉइंट क्या है। अच्छा, जस्ट इसके ऊपर वाला पॉइंट है, प्रसंग में कहा गया है क्या, सूचना संख्या अधिसूचना संख्या 663 8/3/2011 यानी 11 के अधिसूचना से पत्रांक संख्या 15/6। ये पत्रांक संख्या जब आप ज्वाइनिंग करिएगा ना तो पत्रांक संख्या क्या होता है, और इसी बेस पे आपको लेना पड़ता है एबिल मैंने फायदा। कैसे फायदा लिया जाता है, जो बहुत है जब ज्वाइन करिएगा तो। आलोक में आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थी विवाहित महिला की बात कर रहा है, का जाति क्रिमिनल यानी कि जो भी जाति और एनसीएल रहित प्रमाण पत्र उसके पिता के नाम एवं अस्थायी पता के से निर्गत होना चाहिए, ना कि विवाहित महिलाओं के लिए उसके पति। अब इसमें क्या है प्रॉब्लम जो बता रहे हैं कि जैसे ऑनलाइन आप लोग करते हैं जाति या कुछ भी, तो जो पति के नाम पे जो करते हैं ना, पति के नाम पे वो नहीं होना चाहिए। पति के नाम से वाले पे आपको बेस के आधार पे आपको रिजर्वेशन नहीं देगा, जब भी देगा तो आपके फादर के नाम पे, जो भी आपके फादर के पिताजी का जो नाम है ना, पिताजी के नाम पे ही आप बनाइएगा, उन्हीं के अस्थायी पता दीजिएगा, उसमें पति का जिक्र ना करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन लोग कर ही देते हैं, लेकिन ऐसा इसमें लिखा हुआ नहीं है कि पति के नाम पर आपको करना, और इसमें लिखा हुआ जो भी ये संदर्भ है इसको बढ़िया से समझ लीजिए पॉइंट को, जैसे मैंने समझा दिया। परंतु क्या यहाँ लिखा कि इस विवाहित महिला को अपने पिता के अस्थायी निवास के आधार पर निर्मित आवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है। पिता के नाम पर सब कुछ आपको करना पड़ेगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ आप जाति पिता के नाम पर बनाइए और इनकम है जो कि अपने नाम पर, या फिर ये कंफ्यूजन वाली चीज है। पर यहाँ पे साफ साफ लिख दिया कि जो भी अस्थायी निवासी है उनका आवास भी पिताजी के नाम पर ही होना चाहिए, और वो भी होना चाहिए इनकम भी है जो कि उनके, अब दो चीज उनके नाम पर रहेगा तो फिर आप उनके भी नाम पर आपको इनकम भी बनाना पड़ेगा, तीनों का तीनों चीज। तब एनसीएल आप है जो कि क्लियर करके आप एंट्री कर दीजिए तो आपका वैलिड हो जाएगा, तब आप जाकर कहीं रिजर्वेशन लीजिएगा। इसमें से कोई चीज में त्रुटि है, किसी भी तरह का त्रुटि है तो आप भी सुधार लीजिए। आप तो अपलोड भी किए होंगे फॉर्म भरने समय वो चीज का अपलोड भी किए होंगे, एनसीएल फॉर्म दिए होंगे, एनसीएल का सब कुछ दिए होंगे। सिर्फ एनसीएल की नहीं बात है,
यहाँ जाति जैसे एससी और एसटी वाले को सिर्फ जाति प्रमाण पत्र लगता है, एनसीएल नहीं लगता है। और बीसी और ईबीसी वाले को एनसीएल लगता है, नॉन क्रिमिनल, ठीक है। और उसके बाद आपको हो जाता है क्या, एक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो लगते हैं, जो जनरल में जो आते हैं उनके लिए एक एनसीएल का जो प्रावधान किया गया है। तो ये सारे के सारे इसमें फादर के बेस पे ही मिलता है, पति का बेस पे नहीं मिलता है। तो जो पति के नाम पे बनाए हुए हैं वो अभी जाके अपडेट करा लीजिए और मैंने कि पिताजी के नाम पे करिए। अब अगर आप नहीं करते हैं तो क्या होगा जो बताता हूँ। आप जैसे जाइएगा वेरिफिकेशन कराने के लिए, वहां पर वो लेटर को जो आपका जाति हुआ या फिर एनसीएल हुआ, वो क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। फिर क्या करेगा, विदिन 7 डेज में आप उसको एक वेबसाइट है वो एक ईमेल देगा, ईमेल पे आपको है जो कि उसमें अपलोड करना है। नहीं कीजिएगा तो आपको जैसे ये यूआर कैटेगरी में ट्रीट करेगा। यूआर कैटेगरी का कट ऑफ हमेशा हाई रहता है, ये हमेशा औरों की तुलना में ये ज्यादा रहता है, ठीक है। अगर नहीं किए तो या आपके या नहीं हो पाया या समय पे नहीं पहुंच पाया, मेल तो बस विदिन 5 मिनट्स में पहुंच जाता है, लेकिन अगर नहीं कर पाया, निर्गत नहीं हो पाया ऑन द टाइम, तो फिर आपको पंगा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इन चीजों के कारण आप बाहर भी हो सकते हैं। तो इन छोटे छोटे चीजों पे, ये बहुत बड़ा चीज नहीं, लेकिन छोटे छोटे चीजों के कारण कुछ, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ लोग अफेक्ट में आ जाते हैं, तो आप अलर्ट रहिए। अब मेन मुद्दा आते हैं क्या, नॉर्मलाइजेशन। अननॉर्मलाइजेशन में दो स्तर होता है। पहला तो आपके मार्क्स निगेटिव है नहीं, ठीक है। तो फिर भी होता क्या है कि निगेटिव अगर आता है तो निगेटिव का अलग मुद्दा है और नॉन निगेटिव होने पे अलग मुद्दा है। आपका 60 नंबर का क्वेश्चन था, अब कोई बंदा जो कि 30 बना दिया होगा, कोई 40 बना दिया होगा, कोई 20 बनाया होगा, इतना सही गया होगा, ठीक है। अब 20 वाले को क्या होगा, इसमें भी इंक्रीज होता है। अब ये डिपेंड नहीं करता है कि ये जब निगेटिव नहीं रहता तो ये डिपेंड नहीं करेगा कि बहुत ज्यादा हार्ड है या बहुत ज्यादा स्लो है, ठीक है। ये मैं नहीं कर रहा था कि हार्ड और स्लो वाले को बात को एकदम नेग्लेक्ट कर दीजिए, नहीं नेग्लेक्ट करिए, ठीक है। लेकिन जो 40 मार्क्स लेके आया है, चाहे वो इजी शिफ्ट हो या बहुत ज्यादा हार्ड शिफ्ट में हो, इसका 1 या 2 नंबर बढ़ता है, ठीक है। लेकिन अगर ये हार्ड शिफ्ट में अगर 20 नंबर लाया है तो भी इसका 4 से 5 ही नंबर बढ़ता है, ठीक है। हार्ड शिफ्ट में अगर 30 नंबर लाया, यानी कि मेरे कहने का मतलब है कि अगर 50 से अगर ज्यादा आपने सही किया, 50% से ज्यादा आपने सही किया, 50% से ज्यादा आपने गलत किया, अगर गलत करिएगा तो आपका इंक्रीज बहुत कम होगा, ना के बराबर। और अगर फिर भी 50 से अगर ज्यादा 50% से आपने ज्यादा सही किया, यानी कि 50% से कम गलती किए, तो आपका मार्क्स अधिक बढ़ेगा। अब अधिक और कम में क्या होता है कि शिफ्टों की संख्या जितना ज्यादा रहता है उतना ज्यादा बढ़ेगा, जिस शिफ्टों की संख्या जितना कम रहेगा उतना कम बढ़ेगा। आपका शिफ्ट की संख्या बहुत कम है, इसलिए आपकी शिफ्ट की संख्या एट नॉर्मलाइजेशन में कम बढ़ेगा। अब बेटेज एक यहाँ पर पॉइंट कहा था कि बेटेज प्लस नॉर्मलाइजेशन अगर देखा जाए, तो जो हार्ड शिफ्ट है, जो एकदम सबसे हार्ड शिफ्ट जो भी शिफ्ट है, ठीक है, वो तो स्टूडेंट ही कैलकुलेट करेंगे कि हार्ड शिफ्ट क्या होता है। तो जो हार्ड शिफ्ट है, जैसे कहा जाता है सबसे आखिरी डेट का जो है 19 तारीख का डेट का है, जो कि फर्स्ट और सेकंड दोनों हार्ड शिफ्ट में कैलकुलेट करता है। अगर ये दोनों हार्ड शिफ्ट में है तो वहां पर आपको लगभग 14 से 16 नंबर बढ़ जाएगा, क्योंकि हाँ, कौन सा है 14 16, जिनकी मार्क्स की संख्या 30 प्लस होगा, 40 के आसपास होगा, 36 के आसपास होगा, तो इनको 14 से 16 नंबर बढ़ जाएगा, ठीक है। वेटेज प्लस नॉर्मलाइजेशन, जिसकी अगर 20 है जिसका, ठीक है, तो वेटेज 20 में क्या कितना बढ़ेगा, हार्डली तो 9 नंबर वेटेज, 8 से 9 नंबर वेटेज बढ़ेगा और 4 से 5 नंबर वो, तो ये भी है जो कि 12 13 नंबर ये भी बढ़ जाता है, समझ गए। तो मैंने ये कैसे बढ़ेगा, ये इस पे मैं वीडियो बना लिया हूँ, प्ले लिस्ट पे आप जाके देख सकते हैं कि कैसे बढ़ सकता है। आप अपना जो रॉ मार्क्स है आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपका इसी बेस पे कि कितना आपका बढ़ रहा है, वेटेज प्लस नॉर्मलाइजेशन, समझ गए। तो वेटेज और नॉर्मलाइजेशन में आपका बढ़ेगा, तो ये बात तो तय है कि मार्क्स चाहे आपका 10 नंबर हो चाहे 5 नंबर हो, मार्क्स सबका प्लस होगा। अब डिपेंड करता है कितना, तो आपके शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि आपका शिफ्ट हार्ड है या मॉडरेट है या नॉर्मल है या एवरेज है या एवरेज बिलो है, एवरेज अप है, या फिर हार्ड में भी बहुत होता है, उस पर डिपेंड करता है।
लो और हार्ड शिफ्ट में सिर्फ मेरे हिसाब से तो 8 से 9 ही क्वेश्चन का फ़र्क है, ठीक है? अब यही 8 से 9 क्वेश्चन है जो कि कितना लोग सही किए हैं और कितना लोग नहीं सही किए हैं। तो इसी पे डिपेंड करता है। लगभग-लगभग आपका मैंने जो मुद्दा लेके आया था वो क्लियर कर दिया हूँ। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक और शेयर करिए। जो भी नए हैं मेरे वीडियो पे रिक्वेस्ट है कि आप उन्हें चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए ताकि नोटिफ़िकेशन हो जाए जल्द से जल्द। तो वीडियो अगर अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो में, नए चर्चा के साथ। तब तक के बाय बाय।